आज इस वीडियो का टॉपिक होगा भारत छोड़ो आंदोलन, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू हुआ था। और यह जो आंदोलन था बहुत ज्यादा उग्र था, महात्मा गांधी जी इसके लीडर थे। तो इस आंदोलन के उग्र होने के पीछे क्या कारण थे, क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई और आगे क्या कुछ हुआ, ये सारा कुछ आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्रिप्स मिशन प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके पहले हम लोगों ने अगस्त प्रस्ताव देखा। तो एक के बाद एक जो है घटनाएं घटित हो रही है। तो आप जो है इन घटनाओं को इसी क्रम में ध्यान में रखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में अंतिम बड़ा जन आंदोलन था। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट। इसके अलावा इसको अगस्त क्रांति भी बोला जाता है, अगस्त क्रांति, क्योंकि ये जो क्रांति है ना, आंदोलन, ये अगस्त माह में हुआ था। तो इसके पीछे के कारण हम लोग जानते हैं कि किस कारण से 1942 में ये क्रांति शुरू हुआ। देखो क्या था कि जो महात्मा गांधी जी थे ना, उनका ये कहना था कि जब हमारा शत्रु अर्थात ब्रिटेन वो संकट में है, परेशानी में है, तो उसके लिए कोई परेशानी खड़ी करके उसको हम और संकट में नहीं डाल सकते, क्योंकि इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। और शुरू में ही देखो हम लोगों ने हरिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन देखा, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। और सुभाष चंद्र बोस क्या चाहते थे कि भविष्य में कोई बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है और उस समय हमको जो है लाभ उठाते हुए ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कोई बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करना चाहिए, यह सुभाष चंद्र बोस का कहना था। जबकि गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस का कटाक्ष करते हुए कहा कि हमको जो है हमारा जो शत्रु है ब्रिटिश अंग्रेज, उनको जो है परेशानी के समय में और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। तो हम लोग जो है युद्ध के समय कोई भी बड़ा आंदोलन नहीं करेंगे, गांधी जी का ये विचार था। लेकिन ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा उग्र था, इसके पहले जो भी आंदोलन हुए, असहयोग आंदोलन हो या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, उन सब से भारत छोड़ो आंदोलन जो है बहुत ज्यादा उग्र था। पहले वाले आंदोलनों में तो जो भी हिंसा होती थी उसका गांधी जी ने कभी भी समर्थन नहीं किया था। जो असहयोग आंदोलन था, वो जो चौरी चौरा की घटना हुई थी ना गोरखपुर में, तो गांधी जी उस चौरी चौरा की घटना में हुई हिंसा से इतने ज्यादा क्षुब्ध हो गए कि उन्होंने पूरा का पूरा आंदोलन, जो कि ठीक ठाक तरीके से चल रहा था, उसको वापस ले लिया था। तो उस टाइम पर गांधी जी बिल्कुल भी हिंसा का समर्थन नहीं करते थे। जबकि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इसमें भाई बहुत बहुत ज्यादा हिंसा हुई। जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश सरकार, उनके द्वारा आंदोलनकारियों का बहुत मतलब निर्दयता पूर्वक दमन किया गया और जो आंदोलनकारी थे उन्होंने भी हिंसा अपनाया। तो गांधी जी ने यहां पर इन सब चीजों को समर्थन किया, इन सब चीजों का समर्थन किया। तो ऐसा क्या कारण था, क्या हुआ आखिर? जो गांधी जी त्रिपुरी अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन में ये बोल रहे थे कि हमको जो है युद्ध के समय में शत्रु के विरुद्ध कोई भी बड़ा आंदोलन शुरू नहीं करना है, तो उन गांधी जी को 2 साल के अंदर में ऐसा क्या हुआ कि वो इस तरह से उग्र हो गए? तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो क्यों आरंभ हुआ, मतलब कि ये जो संघर्ष, ये जो आंदोलन शुरू हुआ एकदम उग्र वाला, इसके पीछे के क्या कारण थे? तो देखिएगा, कारण नंबर 1, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा, क्रिप्स मिशन जो ब्रिटिश सरकार द्वारा एक तरह से भारतीयों को लुभाने के लिए लाया गया था। इसमें बोला कि हम तुम्हारा संविधान बना देंगे, मतलब संविधान निर्मात्री सभा बना देंगे, एक भारतीय संघ स्थापित करेंगे, बहुत सारी बातें इसमें बोली गई थी। लेकिन इसमें भारत को तोड़ने की बात भी बोली गई थी कि जो संविधान बनेगा, अगर उस संविधान को कोई प्रांत नहीं मानता है तो वो जो है भारतीय संघ से अलग हो सकता है और अपना अलग संविधान बना सकता है। तो इन सब चीजों का भारतीयों ने विरोध किया और अंग्रेज ऐसा ही चाहते थे, क्योंकि जो अंग्रेज है ना, वो भारतीयों को कभी भी आजादी देना नहीं चाहते थे। भाई अंग्रेजों ने कितनी चालाकियों से बिल्कुल नाक कान रगड़ करके उन्होंने भारत को अपना गुलाम बनाया। हम लोगों ने शुरू में पढ़ा ना किस तरह से वो बड़ा चालाकियां करते थे, चालाकी से उन्होंने प्लासी का युद्ध जीता, बक्सर का युद्ध जीता। तो कितनी सारी चालाकियां करके अंग्रेजों ने भारत को अपना गुलाम बनाया है और यहां से जो है बहुत सारा धन लूट रहे हैं। तो भाई ऐसे आसानी से तो वो भारत को अपना
आज़ादी नहीं दे देंगे। तो ये जो क्रिप्स मिशन था एक तरह का छलावा था, एक तरह का दिखावा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के ऊपर उसके जो सहयोगी थे, अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, उनका भी दबाव था कि तुम जो है भारत से समर्थन प्राप्त करो, चाहे इसके लिए भारत को आज़ादी ही क्यों न देना पड़े। लेकिन जो अंग्रेज हैं वो भारत को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते थे, उसको आज़ाद नहीं करना चाहते थे। तो ये एक तरह का दिखावा था कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन भारतीय नहीं मान रहे हैं। अब यहां पर जो सबसे बड़ी बात ये होती है, जो भारतीयों को बहुत ज्यादा चुभता है, खलता है, ये जो क्रिप्स मिशन असफल हुआ था, इसके लिए भारतीयों को, विशेष करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दोषी ठहराया जाता है कि हम लोग तो भाई इनको आजादी देना चाहते हैं लेकिन ये लोग आजादी लेने लायक नहीं है। तो क्रिप्स मिशन की असफलता का सारा जो दोष है वो भारतीयों पर मढ़ दिया जाता है। तो ये एक कारण था। इसके बाद देखिएगा, जापानी आक्रमण का भय। युद्ध में ब्रिटेन की खस्ता हालत हो गई थी। युद्ध में जो ब्रिटेन है और उसके जो सहयोगी देश हैं वो बिल्कुल हार रहे थे, हारने वाली पार्टी में थे। ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया। भाई फ्रांस तो पूरी तरह से सरेंडर कर चुका था नेपोलियन के हिटलर के सामने, जो जर्मनी का तानाशाह था ना हिटलर। और इधर जो जापान है वो एशिया में उधम मचाए हुए था, और एशिया में ब्रिटेन के जितने भी उपनिवेश थे उन पर जापान एक एक करके अपना अधिकार कर रहा था। पूरा जो दक्षिण पूर्वी एशिया है ना, जहां मलाया हो गया, सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वहां से अंग्रेजों को खदेड़ा जा रहा था जापानियों के द्वारा। तो जो जापानी आक्रमण का भय भारत में सता रहा था, जापानी आक्रमण का भय। अब यहां पर यह भी था, देखो जो अंग्रेज थे वो जो हैं जापानियों के डर से, जापानियों से हार करके मलाया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, रंगून, बर्मा, यहां से जो है वो लोग भाग रहे थे। और उन क्षेत्रों पर जहां किसी समय में अंग्रेज अपनी हुकूमत चलाते थे वहां पर जापानियों का अधिकार हो रहा था। तो यहां पर अब जो है भारतीयों के मन में भी ये आ रहा था कि किसी भी समय जापान भारत पर आक्रमण कर सकता है। और ये जो अंग्रेज हैं जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया से भाग गए, जापानियों का सामना नहीं कर सके, तो वो लोग जो है भारत से भी भाग सकते हैं। और भारत पर किसका अधिकार हो जाएगा? जापान का। मतलब कि भारत जो है ब्रिटेन के बाद जापान का गुलाम हो जाएगा। तो ये जो है डर था। जापानी आक्रमण का भय अंग्रेजों को भी था, क्योंकि भाई उनको अपने सबसे प्यारे उपनिवेश को बचाना था ना, सोने की चिड़िया थी भारत, और भारतीयों को भी डर था। अब यहां पर 5 जुलाई 1942 को महात्मा गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। 5 जुलाई 1942 इनकी एक पत्रिका आती थी, हरिजन करके एक पत्रिका आती थी। तो इसमें महात्मा गांधी जी ने एक स्टेटमेंट, एक वक्तव्य प्रकाशित किया। अंग्रेजों से बोला कि अंग्रेजों, भारत को भारतीयों के लिए छोड़ो, न कि जापानियों के लिए। क्या बोला? एक बार मैं इसको अच्छे से पढ़ के आप लोगों को बता देता हूं कि गांधी जी ने हरिजन में लिखा कि अंग्रेजों, भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, भारत को भारतीयों के लिए छोड़ो। क्या लिखा हरिजन में? कि भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, भारत को भारतीयों के लिए छोड़ो। तो ये जो है हरिजन पत्रिका में महात्मा गांधी जी ने 5 जुलाई 1942 को लिखा। मतलब कि देखो, जो जापानी आक्रमण है उसका भय तो भाई भारत पर था ही था, और आजाद हिंद फौज के साथ मिलकर के जापानियों ने भारत पर आक्रमण भी किया था। तो महात्मा गांधी जी बोलते हैं अंग्रेजों से कि आप लोग जो है हमारा देश आजाद कर दो, हम जैसे भी हैं, हमको जापानियों के लिए मत छोड़ो, भारत को भारतीयों के लिए छोड़ो। ये जो है गांधी जी ने बोला। गांधी जी ने यहां तक भी बोला कि भाई हम लोगों को आप जिस भी हालत में छोड़ना चाहते हो, चाहे हमारे देश में कुछ भी हो जाए, आप हमको आजाद कर दो। जापान हम पर कभी भी आक्रमण करता है तो उसको जो है हम लोग देख लेंगे, निपट लेंगे, जैसा भी होगा। लेकिन आप लोग भाई, आप लोग अपना दक्षिण पूर्व एशिया में जितने भी उपनिवेश थे उनको नहीं बचा पाए, तो आप भारत को क्या बचाओगे? आप उससे अच्छा तो ये है कि आप भारत को आजाद कर दो, अभी निकलो यहां से, हम लोग जापानियों से देख लेंगे जो भी होगा। अगर हम लोग जापानियों के गुलाम होते हैं ठीक है, जैसा भी है, आप जो है भारत को जापानियों के लिए नहीं, भारत को भारतीयों के लिए छोड़ो। ये गांधी जी ने लिखा। तो जापानी आक्रमण का डर ये भी सता रहा था, और जल्द से जल्द अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना ये गांधी जी का लक्ष्य था। तो ये दूसरा कारण हुआ। उसके बाद देखिएगा अगला जो कारण वो था संवैधानिक गतिरोध का हल न होना। देखो, संवैधानिक गतिरोध का हल न होना, जो क्रिप्स मिशन था
वो क्यों आया था? भारत में व्याप्त संवैधानिक गतिविधियों को दूर करना उसका उद्देश्य था। लेकिन भाई वो तो पहले से ही तय था कि भारत में जो भी संवैधानिक गतिरोध है उसको दूर नहीं करना है, उसको जैसा है वैसी बने रहने दो, भारतीयों को उलझाए रखो, यही जो है अंग्रेजों की चाल थी। तो ये भी एक कारण था और इस कारण को भारतीय भली भांति समझने लगे। अगला है बेतहाशा मूल्य वृद्धि तथा चावल और नमक जैसी वस्तुओं का अभाव। देखो, जब भी युद्ध होगा, अगर अभी भी मान लो युद्ध होता है, किसी भी दो देशों के बीच भी अगर युद्ध होता है, भारत पाकिस्तान, भारत चीन के बीच, तो इन देशों में मूल्य वृद्धि जैसी समस्याएं भी आ सकती है। भाई उस समय तो पूरे विश्व में युद्ध चल रहा था, तो पूरे विश्व में ही ये वाली समस्या थी, मूल्य वृद्धि, चीजों के दाम जो है अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। और भारत में जो चावल और नमक जैसे जो दैनिक उपभोग की चीजें हैं उनकी कमी हो गई थी। तो इन सब चीजों से भी भारतीय जनता जो है बहुत ज्यादा आक्रोश में थी। इसके बाद देखिएगा, अगला जो कारण है, ब्रिटेन ने बंगाल उड़ीसा की नावों को जापान द्वारा दुरुपयोग किए जाने के भय से जब्त कर लिया था। देखो, जो बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सब बंगाल की खाड़ी के तरफ के तटवर्ती क्षेत्र हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ के जो लोग थे, अधिकतर मछली पकड़ने का काम करते हैं काफी सारे लोग, तो उनसे उनकी जीविका चलती है। और काफी सारे सेठ साहूकार भी थे जिनके अपने नाव वगैरह थे, जिनसे उनका व्यापार चलता था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, बंगाल और उड़ीसा के जो भी नाविक वगैरह थे, नावों के मालिक थे, उनके नावों को जब्त कर लिया। अंग्रेजों का यह कहना था कि जापान इन नावों पर अधिकार कर लेगा और इनका दुरुपयोग भारत के खिलाफ करेगा। यह कह करके अंग्रेजों ने इन नावों को जब्त कर लिया। इसका जो है उस क्षेत्र के लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध किया और अंग्रेज सरकार के एक तरह से विरुद्ध हो गए ये लोग। उस पर देखिएगा, अगला कारण, दक्षिण पूर्वी एशिया में ब्रिटेन की पराजय। जो मैंने शुरू में बताया ना, तो दक्षिण पूर्वी एशिया में ब्रिटेन की पराजय, यहां तक तो ठीक है, हार रहे हैं, लेकिन इन क्षेत्रों को अंग्रेजों ने किस प्रकार से छोड़ा, ये भारतीयों को बहुत ज्यादा चुभ रहा था, बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से डरा रहा था। मतलब देखो, दक्षिण पूर्व एशिया में जैसे मलाया हो गया, बर्मा हो गया, रंगून हो गया, इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, इन क्षेत्रों पर ना जापानियों ने अधिकार कर लिया। और अंग्रेजों ने क्या किया भाई, उनको जैसे पता चला कि भाई हम लोग जापानियों से नहीं जीत पाएंगे, तो अंग्रेजों ने अपने आप को वहां से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सारी व्यवस्थाएं कर ली। लेकिन जो स्थानीय लोग थे उनके बारे में कुछ भी उन्होंने नहीं सोचा, उनको मरने के लिए छोड़ दिया। और जापानी आए तो सबसे ज्यादा किसको मारा काटा गया, जो वहां के स्थानीय लोग थे। भाई अंग्रेज तो अपना सुरक्षित निकल लिए, तो भारतीयों को भी यही डर था कि अगर भारत पर जापान आक्रमण करता है तो भाई ये अंग्रेज जो हैं ये तो बड़ा सुरक्षा, मतलब बिल्कुल सुरक्षित निकल भागेंगे, और जापानी किसको मारेंगे काटेंगे, भारतीयों को। तो जिस तरह से अंग्रेजों ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को छोड़ा, उस तरीके को लेकर के भारतीय बहुत ज्यादा आक्रोशित थे। तो ये कुछ कारण थे इन 1-2 सालों में, मतलब कि जैसे ही युद्ध शुरू हुआ उसके 2-3 सालों में, जो कि भारत में ये सारे कारणों के चलते ना, जो भारतीय जनता है उसके मन में अंग्रेजों के प्रति बहुत ज्यादा आक्रोश व्याप्त होने लगा था। अब ये जो आक्रोश था, ये जो गुस्सा था, इसको सही दिशा देना भी जरूरी था। और गांधी जी भाई वो भी समझ गए थे कि ये जो अंग्रेज है ये लातों के भूत हैं, ये लोग बातों से नहीं मानने वाले हैं। तो अब यहां पर जो है गांधी जी भी बिल्कुल उग्र रूप धारण कर लेते हैं। भाई सुभाष चंद्र बोस ने इतना समझाया, गांधी जी उस समय माने नहीं। आखिरकार गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस का जो तरीका था उसको मानना ही पड़ा। तो यहां पर जो है फिर शुरू होती है कि भाई कोई बहुत बड़ा आंदोलन करना ही पड़ेगा, शुरू करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से जो है भारत छोड़ो आंदोलन की एक तरह से रूपरेखा तैयार होती है। अब 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की एक बैठक बुलाई जाती है। कब? 14 जुलाई 1942। माफी चाहूंगा, बाहर बारिश हो रही है तो उसका आवाज आ रहा होगा। 14 जुलाई 1942 वर्धा में सेवाग्राम आश्रम है ना, तो वर्धा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की जाती है 14 जुलाई 1942 में। और यहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, चूंकि भाई गांधी जी वो भले सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेते हों, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस में उनकी दखल होती थी।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा यहाँ पर एक बड़े आंदोलन को शुरू करने की बात रखी जाती है और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव भी यहाँ रखा जाता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, वर्धा 14 जुलाई 1942 जहां पर प्रस्ताव रखा गया। अब इसके ठीक अगले महीने अर्थात 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक आयोजित की जाती है बंबई में। बंबई, यहां एक स्थान है ग्वालिया टैंक। बंबई के ग्वालिया टैंक में बैठक आयोजित की जाती है और इसी ग्वालिया टैंक में जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो वर्धा में रखा गया था उसको यहां पर कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया जाता है। मतलब कि ये जो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है, ये यहां पर 8 अगस्त 1942 को पारित हो जाता है कि भाई हम लोग जो है अंग्रेजों के खिलाफ ये वाला आंदोलन करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब कि क्विट इंडिया मूवमेंट। चूंकि ये जो प्रस्ताव है अगस्त माह में पारित हुआ था, इसी कारण इसको किस नाम से जाना जाता है, किस अन्य नाम से, तो अगस्त क्रांति। काफी बार आपको पूछा जाएगा कि भाई अगस्त क्रांति कब हुई थी, तो काफी सारे बच्चे जो है कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो अगस्त क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन को ही बोला जाता है। इसके बाद अब इस जो बंबई के ग्वालियर टैंक है, ये भी काफी बार पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था, तो बंबई के ग्वालियर टैंक में। और महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर ना 70 मिनट तक भाषण दिया था। 70 मिनट भाषण दिया, जनता को संबोधित किया और यहाँ पर गांधी जी ने कहा कि हम लोग जो हैं गिरफ्तार हो सकते हैं। गांधी जी को पहले से मालूम था कि भाई आप जनता को सरकार के खिलाफ भड़काओगे, आंदोलन करो, सरकार को बोलोगे भारत छोड़ो, तो ऐसी बातें आप बोलोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो गांधी जी ने बोला कि हम लोग को जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन आप लोग जो है खुद अपना नेतृत्व खुद करेंगे। तो इस तरह से काफी कुछ इन्होंने बोला, 70 मिनट तक इन्होंने भाषण दिया था। तो यहां पर जो प्रस्ताव पारित हुआ था वहां पर कौन कौन से बातें बोली गई उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पहला बोला गया, भारत में ब्रिटिश शासन को पूर्णतः समाप्त करेंगे, किया जाएगा। तो इस प्रस्ताव में पहला जो लक्ष्य बोला गया, भारत में ब्रिटिश शासन को पूर्णतः समाप्त किया जाएगा। इस आंदोलन का पहला उद्देश्य क्या था कि भारत से ब्रिटिश शासन को पूर्णतः समाप्त किया जाना, ये इसका पहला उद्देश्य था। देखो, जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसका एकमात्र उद्देश्य क्या था, तुरंत स्वतंत्रता प्राप्त करना, त्वरित स्वतंत्रता प्राप्त करना, इस आंदोलन का एकमात्र लक्ष्य था। तो पहला पॉइंट क्या आपको ध्यान रखना है कि भारत से ब्रिटिश शासन को पूर्णतः समाप्त किया जाना। इस बार दूसरा ध्यान रखेंगे, दूसरा घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत सभी प्रकार के फांसीवाद एवं साम्राज्यवादी शक्तियों से स्वयं की रक्षा करेगा एवं अपनी अक्षुण्णता को बनाए रखेगा। दूसरा पॉइंट क्या बोला कि भारत स्वतंत्र हो जाता है इस आंदोलन के द्वारा, तो भारत जो है किसी भी प्रकार के फांसीवादी, किसी भी प्रकार के साम्राज्यवादी शक्तियों का समर्थन नहीं करेगा। यूरोप में चल रहा था ना फांसीवादी, नाजीवादी, तो भारत जो है इस तरह के किसी भी वादी का, चाहे फांसीवादी हो, नाजीवादी हो, साम्राज्यवादी हो, इनमें से किसी का भी समर्थन नहीं करता है। और भारत जो है इन सब से अपनी रक्षा स्वयं करेगा। जैसे क्रिप्स मिशन में बोला गया था ना कि जब तक युद्ध चल रहा है तब तक अंग्रेज भारतीयों की रक्षा करेंगे, ये चीज बोला गया था क्रिप्स मिशन में। लेकिन भाई अब अंग्रेजों को ही भगाना है, तो यहां पर बोला गया कि हमारा देश आजाद हो जाएगा तो हम जो है साम्राज्यवादियों का समर्थन नहीं करेंगे, किसी का भी समर्थन नहीं करेंगे, और इन सभी साम्राज्यवादी भेड़ियों से अपनी रक्षा हम लोग स्वयं करेंगे और अपनी अक्षुण्णता को बनाए रखेंगे, ये चीज इसमें बोला गया। उस बाद तीसरा पॉइंट, तीसरा बोला गया कि अंग्रेजों के वापसी के बाद एक अस्थायी सरकार की स्थापना की जाएगी। मतलब कि अंग्रेज जो है भारत छोड़ देंगे, भारत को स्वतंत्र कर देंगे, तो एक अस्थायी सरकार का गठन किया जाएगा। भाई तुरंत चुनाव वगैरह तो नहीं हो सकते ना, तो जैसा भी हो एक अस्थायी सरकार गठित की जाएगी भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात। इस बार चौथा पॉइंट
ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्वीकार किया गया। मतलब कि इस ग्वालियर टैंक यहां पर जो प्रस्ताव पारित हुआ उसमें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्वीकार किया गया। मतलब कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हम लोग जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। तो इस आंदोलन में यह बोला गया कि सविनय अवज्ञा मतलब कि शांतिपूर्वक हिंसात्मक तरीके से आंदोलन करना है। लेकिन यहां गांधी जी ने, आगे मैं बताऊंगा कि उन्होंने किस तरह से एक तरह से हिंसा को अपना मौन समर्थन दे दिया था। तो ये ध्यान रखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन यहां शुरू करने की बात कही। अगला है गांधी जी को संघर्ष का नेता घोषित किया गया। यहीं पर जो है गांधी जी को इस संघर्ष का नेता घोषित किया गया कि गांधी जी हमारा नेतृत्व करेंगे। अगला पॉइंट है मुस्लिम लीग से वायदा किया गया कि ऐसा संविधान बनेगा जिसमें सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। भाई जो मुस्लिम लीग था ना, उसने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन का जब प्रस्ताव पारित हुआ तो उसमें स्पेशली मुस्लिम लीग को बोला गया कि हम लोग जो हैं सभी वर्ग के हितों का ध्यान रखेंगे। मतलब कि आगे जब भी हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, जो संविधान बनेगा, तो उसमें हम जो है सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखेंगे। एक तरह से ये मुसलमानों को साधने के लिए इस तरह की बात कही गई थी। तो ये कुछ इस प्रस्ताव के प्रावधान थे जिसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा, अब इसी ग्वालियर टैंक में महात्मा गांधी जी ने बोला कि किसको क्या करना है, मतलब कि इस आंदोलन में क्या करना है ये भी बताया, तो उसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो गांधी जी ने इस आंदोलन में सरकारी जो सेवक हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनसे बोला कि आप लोग जो हैं अपने पदों का त्याग नहीं करेंगे। अब यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा, चलो इसी में मैं बताता जाता हूं। जो सरकारी सेवक थे, पहले क्या बोला गया, असहयोग आंदोलन के समय और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो सरकारी कर्मचारी थे उनसे क्या बोला गया कि आप लोग जो है अपने पदों का त्याग करेंगे, सरकारी पदों का त्याग करेंगे। असहयोग आंदोलन में भी यही हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी यही हुआ। लेकिन यहां पर महात्मा गांधी जी ने सरकारी सेवकों से बोला कि आप लोग जो है अपने पदों से त्याग पत्र नहीं देंगे। आप जिस भी पद पर हैं आप वहां काम करते रहिए, बराबर आप डेली ऑफिस जाइए, जो आपका काम है वो आप करिए, लेकिन साथ ही साथ आपको जो है कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा प्रदर्शित करनी होगी। ये चीज बोला। देखो क्या था ना, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जब सरकारी सेवकों ने त्यागपत्र दे दिया तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी। तो वैसी समस्या दोबारा उत्पन्न न हो, क्योंकि भाई भारत आजाद हो जाएगा और सरकारी सेवक सब नौकरी वोकरी छोड़ दिए रहेंगे तो काम कौन करेगा। शायद इन सब चीजों के कारण गांधी जी ने बोला कि आप लोग अपनी नौकरियां नहीं छोड़ेंगे, बाकायदा काम करते रहिए, बस आप कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा प्रदर्शित करिएगा। उस पर दूसरा बोला गया, जो सैनिक हैं, सैनिकों से बोला गांधी जी ने कि आप लोग जो है सेना से त्यागपत्र नहीं देंगे, आप लोग सेना से त्यागपत्र नहीं देंगे। मतलब कि सैनिकों से बोला कि आप लोग अपने पदों का त्याग नहीं करेंगे, आप अपना काम करते रहेंगे। बस आप लोग ये करिएगा कि जब भी आपको ये हुक्म हो, ये आदेश हो कि आप भारतीयों पर गोली चलाइए, अपने साथियों पर गोली चलाइए, तो आप जो है वो मत करिएगा। बस आप अपना नौकरी करते रहिएगा और इस तरह का कुछ भी होता है तो आप मना करिएगा, ये बोला गया। तो सैनिकों को भी बोला अपने पदों का त्याग न करें। इस बार तीसरा बोला गया छात्रों के लिए, जो छात्र थे, स्टूडेंट, उनको बोला गया कि छात्रों से बोला कि अगर आप में आत्मविश्वास है तो आप लोग जो है अपने शिक्षण संस्थाओं का त्याग करिए, अन्यथा आप अपने शिक्षण संस्थाओं से बने रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, साथ में आप लोग जो है आंदोलन में भी भाग ले सकते हो। इस आंदोलन में ना, भारत छोड़ो आंदोलन में छात्रों की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। छात्रों ने ना काफी जुलूस निकाले, छात्र जुलूस निकाले जाते थे, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े नेता है ना सब गिरफ्तार हो जाएंगे। मैं बताऊंगा अभी, कोई नेतृत्व करने वाला नहीं बचता है। तो उस समय में ना जो थोड़े से होता है, लीडर टाइप का होता है ना, तो वो लोग आते हैं सामने। तो छात्रों ने भी काफी मतलब जुलूस वगैरह निकाले। तो छात्रों से क्या बोला कि भैया आप में अगर आत्मविश्वास है तो अपने शिक्षण संस्थाओं का त्याग करो, अन्यथा आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अगला पॉइंट ध्यान रखेंगे, किसान भाइयों से बोला गया कि अगर आपका जमींदार, किसानों से बोला गया कि अगर आपका जमींदार अंग्रेजों के विरुद्ध है,
मतलब कि जो जमींदार अंग्रेजों का विरोध कर रहा है, अंग्रेजों को भारत से भगाने का सोच रखता है, तो अगर आपका जमींदार वैसा है, अंग्रेजों का विरोधी है, तो आप जो है उसको बाकायदा जो भी लगान तय हुआ है आप लोगों के बीच में ठीक ठाक, तो वो आप अदा करिए। लेकिन वहीं अगर कोई जमींदार अंग्रेजों का समर्थक है, अंग्रेजों का पिट्ठू है, तो आप लोग जो है उसको लगान मत दो, ये बोला गया। तो इसमें ध्यान रखेंगे, कृषकों से क्या बोला गया कि जो जमींदार अंग्रेजों के विरुद्ध है, जो अंग्रेजों का विरोधी है, मतलब कि जो थोड़ा सा राष्ट्रवादी टाइप का है, राष्ट्रवादियों का सहयोग करता है, तो वैसे जमींदार हैं तो आप उसको जो है लगान दीजिए, टैक्स दीजिए। लेकिन जो जमींदार अंग्रेजों का पिट्ठू है, अंग्रेजों का राजभक्त है, अंग्रेजों का गुणगान करता है, वैसे जमींदारों को आप जो है लगान मत दो, ये बोला गया। उसके बाद अगला देखिएगा, जो देसी रियासत थे, जो राजे रजवाड़े थे, उनसे बोला गया कि आप जो है अपनी जनता के संप्रभुता का ध्यान रखेंगे, अपने जनता का संप्रभुता का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देसी रियासतों की जनता से बोला गया, जो देसी रियासतें थी ना उस समय लगभग 562 के आसपास में देसी रियासत हुआ करते थे, तो गांधी जी ने देसी रियासतों के जनता से बोला कि आप जो है, अगर आपका राजा देशभक्त है, मतलब कि आपका राजा जो है राष्ट्रवादी है, भारत का हित चाहता है, कांग्रेस का समर्थक है, तो आप जो है उसका साथ दीजिए। वहीं अगर आपका राजा अंग्रेजों का राजभक्त है, अंग्रेजों का गुणगान करता है, तो आप जो है उसका साथ मत दीजिए, ये बोला गया। तो ये चीजों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ दिशा निर्देश महात्मा गांधी जी ने जारी किए इसी ग्वालियर टैंक से। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो अक्सर पूछा जाता है, यहां से भाई एक आप इसको याद रखेंगे, ग्वालियर टैंक पूछा गया है, बंबई याद रखेंगे, 70 मिनट का भाषण याद रखेंगे, 8 अगस्त 1942 अगस्त क्रांति। अब देखिएगा यहां पर गांधी जी ने 2 नारे दिए थे जो अक्सर पूछा जाता है। एक तो भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारा दिया गया था गांधी जी की द्वारा। लेकिन ये जो नारा है ना अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये गांधी जी खुद ने तैयार नहीं किया था, ये किसी और ने तैयार किया था। नारा क्या था? भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और ये जो नारा है भाई बड़ा उस समय फेमस हो गया था, लोग जो है सड़कों में चिल्लाते थे अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो ये जो नारा है ना, ये नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने, यूसुफ मेहर अली। इस तरह की चीजें पूछी जाती है, ध्यान रखेंगे। यूसुफ मेहर अली, यूसुफ मेहर अली ने ही ना 1928 में साइमन गो बैक, ये वाला नारा भी यूसुफ मेहर अली द्वारा ही दिया गया था। ध्यान रखेंगे, भारत छोड़ो का नारा हो या साइमन गो बैक का नारा हो, किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। इसके बाद जो करो या मरो का नारा, ये गांधी जी द्वारा दिया गया था, करो या मरो। गांधी जी ने बोला जनता से कि मैं आप लोगों को एक मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र का प्रयोग करिए आप। और वो मंत्र क्या था? करो या मरो, डू और डाई। मतलब कि भाई अब जो है ये जो लड़ाई है, अंतिम लड़ाई है, आप या तो कुछ करिए या फिर अपना सर्वस्व त्याग दीजिए, बलिदान कर दीजिए। तो यहां पर ये जो नारा है करो या मरो, एक तरह से गांधी जी का हिंसा को मौन समर्थन है। गांधी जी ने इस करो या मरो के तहत ये बोला कि भाई आपको जैसा ठीक ठाक लगे आप वैसा करिए। अब यहां पर गांधी जी ने यह भी बोला कि हम लोग जो हैं गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, देश के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सबको गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि कोई बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो। गांधी जी ने यह बोला। और गांधी जी ने देश की जनता से बोला कि हम सब जब गिरफ्तार हो जाएंगे तो आप जो है किसी भी बड़े नेता का इंतजार मत करिए, आप खुद अपने नेता खुद होंगे और खुद आप अपना नेतृत्व करेंगे। आप घरों से निकलिए और जो भी जैसा भी हो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप करिए। तो यहां पर जो एक ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या भारत छोड़ो आंदोलन एक नेतृत्व विहीन आंदोलन था? तो यहां पर गांधी जी ने भाई जितने बड़े बड़े नेता थे वो तो सब गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन जैसा कि गांधी जी ने बोला था कि जो आप जो है अपना नेतृत्व खुद करेंगे। तो यहां पर एक तरह से जनता ने खुद का नेतृत्व किया था। तो ये गांधी जी ने पहले ही बोल दिया था कि हम जो है आपका नेतृत्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको जेल में डाल दिया जाएगा, तो आप लोगों को अपना नेतृत्व खुद करना है, ये बोला। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस वक्त देखिएगा
ये चीज़ें हो गई ना, सारी चीज़ें ध्यान में रखेंगे। अब जो ब्रिटिश सरकार थी वो कभी भी नहीं चाहती थी कि जैसे वो युद्ध में फंसी हुई है, उसका हालत खराब हो चुका है, वो कभी नहीं चाहती थी कि कोई ऐसा बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो। तो जैसा गांधी जी को था पहले से तय कि हमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो अंग्रेजों ने बिल्कुल भी देरी नहीं की और 9 अगस्त 1942 के सुबह तक सभी बड़े नेताओं को, भारत में जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता थे, सभी 9 अगस्त 1942 के सुबह तक गिरफ्तार कर लिए गए थे और अलग अलग स्थानों के जेलों में बंद कर दिए गए थे, जिसको जहां मिला वहां डाल दिया गया। तो ये जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय नेताओं को गिरफ्तार किए जाने की जो योजना थी, इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर, ये भी पूछा जाता है, जीरो आवर मतलब कि बिना किसी देरी किए आप जो है गिरफ्तार करो, यही अंग्रेजों की मंशा थी। देखो, अंग्रेजों का मानना यह था कि हम लोग जो है बिना देरी किए कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे, फिर इनका कहां का भारत छोड़ो आंदोलन, कहां का करो या मरो। ये अंग्रेजों को लगा कि भाई आंदोलन शुरू ही नहीं हो पाएगा, तो उनको ये लगा और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत देश के तमाम बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी जी, इनको गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया। कहां रखा गया? आगा खां पैलेस। पूछा जाता है, ये काफी बार पूछा गया, यहां पर किसको रखा गया? गांधी जी को रखा गया। गांधी जी, यहां उनके साथ कस्तूरबा गांधी थी, मीराबेन थी, महादेव देसाई जी भी उनके साथ थे, उनके जो सचिव थे, सेक्रेटरी। उसके बाद जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनको रखा गया अहमदनगर के दुर्ग में। अहमदनगर दुर्ग, यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेताओं को रखा गया। इसके अलावा जो नेता जहां पकड़ा गया उसको उसी आसपास के किसी जेल में डाल दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो पटना के जेल में बंद थे। अच्छा, एक नाम मुझे बड़ा मतलब मजेदार अच्छा भी लगता है, जयप्रकाश नारायण, जो जेपी के नाम से जाने जाते हैं ना, वो इस समय युवा थे, उतने मतलब जैसे नेहरू जी हो गए वो थोड़े से पुराने नेता थे, लेकिन जो जयप्रकाश नारायण थे वो युवा नेता थे। तो जयप्रकाश नारायण को भी गिरफ्तार किया गया और उनको कहां डाल दिया गया? हजारीबाग जेल में। हजारीबाग जेल, हजारीबाग। अब ये जो जयप्रकाश नारायण थे ना, तो इनको लगा भाई मैं यहां जेल में चुपचाप बैठा रहूंगा, कोई मतलब नहीं है। तो जयप्रकाश नारायण ने क्या किया? जेल की दीवार फांद करके ये भाग गए और गुप्त रूप से भारत छोड़ो आंदोलन में नेतृत्व किया था। तो ये ध्यान रखेंगे, जयप्रकाश नारायण जो कि हजारीबाग जेल से भाग गए थे दीवार फांद करके, और गुप्त रूप से इन्होंने इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो ये कुछ चीजें आप लोग ध्यान में रखना। ऑपरेशन जीरो आवर, जिसके तहत इन क्रांति आंदोलन जितने भी भारत के नेता थे उनको गिरफ्तार किया गया। अब आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ा उसको हम लोग देखते हैं। तो उस समय रेडियो ये सब चीजें आ चुकी थी। तो गांधी जी ने ग्वालियर टैंक, बंबई, वहां पर जो भी भाषण दिया 70 मिनट तक, उसको पूरी देश की जनता ने सुना। गांधी जी ने सबको आह्वान किया, पूरे देश को, कि भाई आपको क्या करना है, कैसे करना है, हम लोग गिरफ्तार हो जाएंगे। और ये हुआ भी। दूसरे दिन जो है ये गिरफ्तार हो गए सब के सब। और जैसे ही ये चीज पता चला कि सब नेता गिरफ्तार हो गए, और गांधी जी ने बोला ही बोला था, तो अब जो है लोग जो है अपने घरों से निकलना शुरू करते हैं और फिर आंदोलन करना शुरू करते हैं। आंदोलन किस तरह से शुरू किया गया? तो देखिएगा, आंदोलन के तहत ना क्या किया गया कि जो जनता है उसने सबसे पहले सरकारी सत्ता के प्रतीक चिन्ह है ना, जो सरकारी भवन हो गए, कोई भी दफ्तर हो गया, कोई भी कार्यालय हो गया, इसके अलावा जो रेलवे हो गया, रेलवे स्टेशन हो, रेलवे पटरी हो, डाक विभाग हो गया, डाक डब्बे जहां पर वो चिट्ठी डाला करते हैं ना, आजकल तो वो खोता जा रहा है। क्या होता था पहले, जो आप चिट्ठी विट्ठी लिखो उसको फिर वो डब्बा होता था, पोस्ट ऑफिस वाला, पोस्ट बॉक्स जिसको बोला जाता है, तो उन सब चीजों को बर्बाद करना, टेलीग्राम की लाइनों को काटना, टेलीफोन की लाइनों को काटना, ये सारी चीजें जो हैं शामिल थी। तो लोग जो है निकलने लगे और इन सब चीजों को बर्बाद करने लगे। जो सरकारी भवन थे वहां पर लोग जो है इकट्ठे होते और जो उस समय राष्ट्रीय ध्वज था, तिरंगा, उसको फहराया जाता था। तो
उसको फहराया जाता था और जो भी फहरा था उसको फिर गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो इस तरह से जो है आंदोलन शुरू हुआ। छात्र जो स्टूडेंट थे वो लोग जो है रैलियां निकालते, जुलूस निकालते, और नेतृत्व कौन कर रहा था? तो नेतृत्व भाई कोई भी बहुत बड़ा लीडर नहीं कर रहा था। जो भी थोड़े बहुत भी छोटे मोटे जो नेता थे कांग्रेस से जुड़े हुए, वो सब के सब भूमिगत हो गए थे। जैसे कि जयप्रकाश नारायण के बारे में मैंने बताया, जो कि उस समय तक इनका नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के बाद ना भाई बहुत फेमस हो गए। जैसा ये जेल से भागे और गुप्त रूप से फिर ये जो है आंदोलन का नेतृत्व करने लगे, तो ऐसे जो है काफी सारे नेता जो गिरफ्तार नहीं हुए थे वो भूमिगत रह करके आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन वो सामने नहीं आ सकते थे। अगर कहीं कोई जुलूस हो रहा है, कहीं कोई सभा हो रहा है, तो उसमें वो नेतृत्व नहीं कर सकते थे। तो यहां पर कौन नेतृत्व कर रहा था? जैसा कि गांधी जी ने बोला कि हम लोग सब गिरफ्तार हो जाएंगे, आप किसी का वेट मत करना, किसी नेता का इंतजार मत करना, आप अपने नेता खुद हैं। तो लोग जो है खुद का खुद नेतृत्व करते थे। गली मोहल्ले में मान लो कोई भी थोड़ा सा होता है ना, हर मोहल्ले में हर गली में थोड़ा सा, जिसको हम बोलते हैं कि भाई इसका पूरा मोहल्ला सुनता है, तो उस टाइप के जो लोग थे वो लोग आगे बढ़ करके उन्होंने नेतृत्व किया। तो उन्होंने नेतृत्व किया। वो लोग क्या करते, किसी भी सरकारी भवन में जाते, झंडा फहराते, नारे लगाते, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इस टाइप से। तो ये चीजें होने लगा। इसके अलावा जो लेटर बॉक्स तोड़ना हो गया, टेलीफोन तार तोड़ना हो गया, टेलीग्राम तार तोड़ना हो गया, रेल की पटरियां उखाड़ना, ये सारा काम जो है जनता द्वारा किया गया। तो इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, कुछ चीजें जो भूमिगत रह करके जो लोग नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कौन थे, उसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो भूमिगत रह करके ना समाजवादी विचारधारा के जो नेता थे वो लोग भूमिगत रह के नेतृत्व कर रहे थे। देखो, जो भारत छोड़ो आंदोलन था ना, इसका बहुत सारे लोगों ने समर्थन किया था। जैसे कि समाजवादी वर्ग, उन्होंने समर्थन किया। फॉरवर्ड ब्लॉक किसने स्थापित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने भी इसका समर्थन किया। सुभाष चंद्र बोस हालांकि वो तो भाई देश से बाहर थे, आजाद हिंद फौज को उस समय वो ठीक ठाक कर रहे थे ना, तो उनके द्वारा जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया था, उन्होंने भी भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। इसके बाद जो क्रांतिकारी संगठन थे उन्होंने भी भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया, क्योंकि गांधी जी ने करो या मरो का नारा दे दिया। भैया क्रांतिकारी लोग, उनका तो काम ही था रेल की पटरियां उखाड़ना, इसको उसको मारना। तो वो लोग को भी एक तरह से जो है यहां पर बल मिला और उन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इसके अलावा जो गांधी आश्रम के जो सेवक थे ना, जो गांधी आश्रम, एक मिनट, जो गांधी आश्रम के अनुयायी थे, जो वर्धा हो गया और दूसरे जगह के जो गांधी जी के जो थे ना स्वयंसेवक लोग, जो पकड़े नहीं गए थे, उन सब लोगों ने यहां पर नेतृत्व किया भूमिगत रह करके। तो ध्यान रखेंगे, समाजवादी वर्ग मतलब समाजवादी नेता, फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य, क्रांतिकारी संगठन के सदस्य और गांधी आश्रम के सदस्यों ने भूमिगत रह करके इस आंदोलन का नेतृत्व किया। अब मैं आपको कुछ नाम बताऊंगा जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो अक्सर पूछा जाता है कि किस नेता ने नेतृत्व किया था। सबसे पहला नाम याद रखेंगे, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, में जेपी लिखूंगा, जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण। उसके बाद दूसरा नाम याद रखेंगे, अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली के पति ने ही ना भगत सिंह के केस लड़ा था, भगत सिंह जी का केस लड़ा था अरुणा आसफ अली के पति ने। अरुणा आसफ अली, इन्होंने क्या किया, ये जो ग्वालियर टैंक है ना, जहां पर महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को 70 मिनट तक भाषण दिया था, अरुणा आसफ अली, इनका हिम्मत देखिए, ये कहां पहुंच गई, ग्वालियर टैंक में। और वहां जाकर के इन्होंने तिरंगा झंडा को फहराया और नारे लगाए, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो इन्होंने भी इस समय नेतृत्व किया। उसके बाद अगला नाम याद रखेंगे, उषा मेहता। उषा मेहता, ये जो उषा मेहता थी ना, ये बंबई से थी उषा मेहता। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भूमिगत रह करके रेडियो के माध्यम से जनता को नेतृत्व करने की कोशिश की। मतलब कि ये रेडियो स्टेशन के माध्यम से भूमिगत छुप करके रेडियो का संचालन ये करती थी अपने साथियों के साथ, और रेडियो के माध्यम से जनता को क्या करना है, किस तरह से उनको आंदोलन करना है, वो सारा कुछ ये जो है रेडियो के माध्यम से बताती थी। और जो दूसरे जो नेता थे जो भूमिगत थे, तो उनके भी जो संदेश
संदेश हैं, वो सारा कुछ भी एक तरह से ये पहुंचाने का काम करती थी रेडियो के माध्यम से जनता तक। तो उषा मेहता, काफी बार पूछा भी गया है कि किन्होंने रेडियो के माध्यम से भारत छोड़ो आंदोलन में नेतृत्व किया था, तो उषा मेहता। कहां से? बंबई से। इसके बाद देखिएगा सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी ये आचार्य जेबी कृपलानी की वाइफ थी। तो सुचेता कृपलानी, इन्होंने भी भूमिगत रह करके इस आंदोलन में काफी योगदान दिया। इसके बाद अगला नाम देखेंगे बीजू पटनायक। बीजू पटनायक, उड़ीसा वाले बीजू पटनायक, ये भी भूमिगत रह करके आंदोलन में नेतृत्व करते हैं, बीजू पटनायक। इसके बाद एक गोयनका याद रखेंगे, इनका क्या नाम था? आरपी गोयनका। आरपी गोयनका, आरपी गोयनका, गोयनका। इसके बाद राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया। तो ये जो नेता थे, कोई बहुत बड़े लीडर नहीं थे उस जमाने में, ये युवा थे अधिकतर सबके सब, और कांग्रेस में उभरता चेहरा थे एक तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं। कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता थे, जो बड़े नाम वाले नेता थे, सबके सबको उठा के जेल में डाल दिया गया, और ये लोग जो है किसी प्रकार से बचा गए, और अपने जो जयप्रकाश नारायण है भाई, वो तो दीवार फांद के ही निकल लिए। तो ये सब जो है भूमिगत रह करके यहां वहां छिपते छिपाते हुए ये जो है इस आंदोलन में नेतृत्व करते हैं। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। और भाई जनता तो भाई खुद से अपना नेतृत्व खुद कर रही थी। एक और विशेष बात मैं बता दूं कि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, जिसके शुरुआत की घोषणा 8 अगस्त 1942 को की गई, इस आंदोलन को कभी भी वापस नहीं लिया गया। ध्यान रखेंगे, जो असहयोग आंदोलन था, चौरी चौरा घटना के बाद उसको वापस ले लिया गया था, स्थगित कर दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो तो गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ, उसमें गांधी जी ने वापस ले लिया। हालांकि उसको फिर बाद में फिर शुरू किया गया, लेकिन फिर बाद में वापस ले लिया गया। इसके बाद जो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, इसको कभी भी वापस नहीं लिया गया। ध्यान रखेंगे, कभी भी इसको वापस नहीं लिया गया। जितने भी बड़े बड़े नेता जो गिरफ्तार हुए थे ना, बाद में जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब उनको रिहा किया गया कि आइए बात करते हैं इस टाइप से। तो इस आंदोलन को कभी भी वापस नहीं लिया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। अब देखिएगा, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इस समय ना काफी स्थानों पर समानांतर सरकारें स्थापित हुई। समानांतर सरकारें क्या होती है? तो शासन तो अंग्रेजों का ही होगा, लेकिन अंग्रेजों के शासन के साथ साथ कुछ ऐसे हिम्मत वाले लोग थे जिन्होंने साथ साथ में सरकार स्थापित की, और खाली स्थापित नहीं किया, उन्होंने उस सरकार को चलाया भी। तो सबसे पहला नंबर आप लोग याद रखेंगे, बलिया। बलिया उत्तर प्रदेश में है। बलिया से ही ना शहीद मंगल पांडे जी भी हैं, बलिया से। इसके अलावा चंद्रशेखर, जो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, वो भी बलिया से हैं। और बलिया जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय यहां पर समानांतर सरकार स्थापित हुई थी, इसके लिए भी बड़ा विख्यात है। चीतू पांडे, नाम याद रखेंगे, चीतू पांडे। इनके नेतृत्व में यहां पर बलिया में जो है समानांतर सरकार स्थापित हो गई थी। और ये जो चीतू पांडे और इनके जो सहयोगी थे ना, इन्होंने बलिया के जो स्थानीय जिलाधीश थे, उनसे पूरे बलिया का शासन प्रशासन अपने अधिकार में ले लिया। मतलब कि जो बलिया का जो कलेक्टर रहा, उसको एक तरह से उन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया, कब्जे में ले लिया, और पूरा बलिया का जो शासन प्रशासन है अपने अधिकार में ले लिया। और इस बीच चीतू पांडे ने क्या किया कि बलिया के जेल में जितने भी कांग्रेस के नेता कैद किए गए थे, उन सबको रिहा करवा दिया गया। अब एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये जो सरकार थी ना, ये केवल 1 सप्ताह चली थी, अगस्त 1942 में। ये कब चली थी? अगस्त 1942। मतलब कि जैसे ही यह आंदोलन आरंभ हुआ, उसी महीने जो चीतू पांडे और उनके जो साथी थे, उन्होंने जो है बलिया पर अपना अधिकार कर लिया, और लगभग 1 सप्ताह तक वहां पर समानांतर सरकार चलाई, और अपने साथियों को जेल से भी रिहा करवाया। तो नाम याद रखेंगे, चीतू पांडे। 1 सप्ताह तक चला था, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा भी गया है। इसके बाद अगला जो नाम है वो याद रखेंगे, अगला मिदनापुर।
मिदनापुर, ये बंगाल में है मिदनापुर, मिदनापुर। मिदनापुर में ना दिसंबर 1942 से 1942 से, एक मिनट, हाँ ठीक ठीक, दिसंबर 1942 से सितंबर 1943 तक यहां पर समानांतर सरकार चला। कहां पर? मिदनापुर, बंगाल में। दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक है, माफी चाहूंगा, ये 43 नहीं, 44 तक। और इस बीच यहां पर जो समानांतर सरकार स्थापित हुई थी, इसने क्या किया, इस क्षेत्र में तूफान वगैरह आया था, तो जो तूफान पीड़ित लोग थे उनकी सहायता की, और जो स्कूल थे, शिक्षण संस्था थे, वहां पर इन लोगों ने जो है अनुदान भी दिया शिक्षण संस्थाओं को, तूफान पीड़ितों की मदद की, शिक्षण संस्थाओं को अनुदान वगैरह दिया गया। इसके अलावा जो धनी लोग थे ना, जो अमीर लोग थे, उनको उनके धन को लेकर गरीबों में बांट दिया गया। इसके अलावा और भी कुछ कुछ चीजें इन्होंने किया। पहला तो आपको ध्यान रखना है, तूफान पीड़ितों की मदद की, स्कूलों को अनुदान दिया। तीसरा क्या याद रखेंगे, जो धनी लोग थे, जो अमीर लोग थे, उनके पैसे, उनके संपत्ति को गरीबों में बांटा गया। ये कहां पर हुआ? मिदनापुर। इसके बाद तीसरा याद रखना है सातारा। सातारा, भाई ये जो सातारा है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वंशज थे, छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी रायगढ़ थी, और रायगढ़ पर 1689 में औरंगजेब ने अधिकार कर लिया। उसके बाद जो राजाराम होते हैं वो यहाँ वहाँ शरण लेते हैं, जिंजी के किले में रहते हैं, उसके बाद फिर वो सातारा को अपनी राजधानी बनाते हैं। तो जो सातारा है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों की राजधानी थी, और 1848 में सातारा को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, उसने जो है हड़प नीति के तहत सातारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। तो सातारा में भी समानांतर सरकार स्थापित हुई थी। तो सातारा में क्या हुआ था, इसको अब हम लोग देखते हैं। तो यहां पर 1943 के मध्य से 1945 तक सरकार चली। यह सबसे लंबा चलने वाला सरकार था। 1943 के मध्य से 1945 तक। आपसे पूछा जाए कि 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय गठित समानांतर सरकारों में से सबसे लंबा कौन सा चला था, तो सातारा में जो स्थापित हुआ था वो चला था, और इसको जो है प्रति सरकार नाम दिया गया था। इस समानांतर सरकार को नाम दिया गया प्रति सरकार। क्या नाम दिया गया? प्रति सरकार। प्रति सरकार इसको नाम दिया गया। यहां पर जो समानांतर सरकार स्थापित की गई, और ये सबसे लंबे समय तक चलने वाला समानांतर सरकार था। अब दो नाम याद रखना है आप लोगों को, वाई वी चौहान और नाना पाटिल। वाई वी चौहान व नाना पाटिल, ये दोनों जो है यहां के समानांतर सरकार से जुड़े थे। इस समानांतर सरकार ने क्या क्या काम किया, इसको अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसने भी कुछ कुछ काम किए। तो इस सरकार के द्वारा ना ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना की गई, जन अदालत लगवाया गया, शराबबंदी की गई, गांधी विवाह का आयोजन किया गया। देखो, पहला ग्रामीण क्षेत्रों में इन्होंने क्या किया, पुस्तकालयों की स्थापना की। उसके बाद जन अदालतों के माध्यम से लोगों के जो भी विवाद थे उनको निपटाना शुरू किया गया। इसके बाद तीसरा चीज इन्होंने क्या किया, शराबबंदी। और चौथा मैंने बोला गांधी विवाहों का आयोजन। ये आप ध्यान में रखेंगे, गांधी विवाहों का आयोजन, मतलब जो गांधी जी थे ना, उनका विवाह को लेकर के ये था कि इसमें ज्यादा खर्चा वगैरह नहीं होना चाहिए, तो उस तरह का विवाह। तो इन्होंने जो है गांधी विवाहों का आयोजन किया। ये आपसे पूछा जा सकता है, का आयोजन। तो ये 3 स्थानों पर समानांतर सरकार स्थापित हुई। जीतू पांडे वाला काफी बार पूछा गया है, क्योंकि ये सबसे पहला समानांतर सरकार था जो कि अगस्त 1942 में ही स्थापित हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो किन किन लोगों ने भाग लिया। तो जैसे मैंने बताया कि जो छात्र थे, किसान थे, सब ने भाग लिया। किसानों की भूमिका इसमें बहुत बड़ी थी, तो वो आप ध्यान में रखेंगे।
अब सीधे हम लोग आते हैं कि ये आंदोलन खत्म कैसे हुआ। जैसा कि मैंने बताया कि इस आंदोलन को कभी भी वापस नहीं लिया गया। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो ये आंदोलन भी अपने आप ही समाप्त हो गया, क्योंकि अंग्रेजों की हालत जो है ना द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और वो भारत पर अपनी पकड़ बनाए रखने में थोड़ा सा उनको काफ़ी मशक्कत हो रही थी, क्योंकि 1942 में जनता ने जिस तरह से आक्रोश प्रदर्शित किया, एक तरह से जनता जो है अब ब्रिटिश सरकार के साथ किसी भी तरह के सहयोग के लिए तैयार नहीं थी। तो अब कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि अंग्रेज जो है जल्दी ही भारत छोड़ देंगे। अब इसके बाद क्या होता है, जो भारतीय नेवी है वो विद्रोह कर देती है, उसके बाद फिर अंग्रेजों को भागना ही पड़ता है। तो ये जो आंदोलन है कभी भी वापस नहीं लिया गया। हाँ, धीरे धीरे इसका जो जोर है, प्रभाव है, वो थोड़ा थोड़ा कम होता गया, लेकिन बहुत व्यापक रूप से ये चला था। काफी हिंसा भी हुआ, लगभग 10,000 लोग इसमें मारे गए थे। 10,000 लोग शहीद हो गए, ये बोलना चाहिए। 10,000 लोग यहाँ पर मारे जाते हैं और ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर आंदोलन का निर्दयता पूर्वक दमन किया। जैसे असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, उस टाइम पर इतना शांतिपूर्वक ढंग से सब कुछ होता था कि अंग्रेजों को लाठी चलाने तक का भी उसमें बहाना नहीं मिल पाता था। अंग्रेज खोजते थे कि भाई कुछ भी ये लोग गड़बड़ी करें, हम लोग लाठियां चलाना शुरू करें, हम लोग जो है गोलियां चलाना शुरू करें। तो उस समय में, हालांकि उस समय में भी हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन उस समय में जो है अंग्रेजों को बहाना खोजना पड़ता था, क्योंकि वो पूरी तरह से अहिंसात्मक था। लेकिन इस बार जो है मामला बिल्कुल उलट था, क्योंकि कोई बड़ा नेता नेतृत्व करने वाला नहीं था। गांधी जी ने स्पेशली बोल दिया, भैया करो या मरो, तुमको जैसा ठीक लगे वैसा करो। तो जनता की तरफ से भी जो है कुछ ना कुछ हिंसा हो जाता था और पुलिस वालों को जो है मौका मिल जाता था हिंसा करने के लिए। तो यहां पर जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्दयता पूर्वक आंदोलन का दमन किया गया, लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, गोलियां चलाई गई। लगभग 10,000 लोग इस आंदोलन के समय में शहीद हो गए थे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिएगा, जो अंग्रेज हैं उन्होंने ना महात्मा गांधी जी के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया कि आप जो है इस आंदोलन में जो भी हिंसा हो रहा है उसकी निंदा करिए। देखो, अंग्रेजों को ये लगा कि यहाँ जो भी हिंसा हो रहा है, गांधी जी फिर उसका निंदा करेंगे कि भाई मैं किसी भी प्रकार के हिंसा का समर्थन नहीं करता। अंग्रेजों को ऐसा लग रहा था, लेकिन गांधी जी का जो मूड था ना इस बार पूरी तरह से खराब हो चुका था। वो एक तरह से क्या बन गए थे, सुभाष चंद्र बोस बन गए थे। मतलब देखो, सुभाष चंद्र बोस जो 2-3 साल पहले बोल रहे थे कि कोई बड़ा आंदोलन शुरू करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन गांधी जी नहीं भैया, हम लोग जो है अंग्रेजों को और परेशान नहीं करेंगे। लेकिन अब जो है गांधी जी को जब समझ में आ गया, तब तक थोड़ा सा देर हो चुका था। तो गांधी जी बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं था कि वो जो हिंसा हो रहा है उसके विरुद्ध कुछ बोलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेज थे, वो गांधी जी के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि आप जो है जो भी हिंसा हो रहा है उसकी निंदा करिए, उसका विरोध करिए, जैसा कि पहले किया था। लेकिन गांधी जी बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं। उल्टा गांधी जी बोलते हैं कि यहाँ जो भी हिंसा हो रहा है ना उसके लिए आप ही लोग जिम्मेदार हो, आप ही लोग जिम्मेदार हो, क्योंकि आप लोग भाई हमको आज़ादी नहीं दे रहे हो, उसके अलावा निर्दयता पूर्वक आप लोग आंदोलन को कुचल रहे हो, तो सामने से प्रतिहिंसा तो होगी ही होगी। तो यहां पर गांधी जी ये तर्क देते हैं और गांधी जी ना यहां फिर अपना प्रसिद्ध उपवास शुरू कर देते हैं। मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध एक तरह का उनका उपवास था। और ये जो उपवास है ना, फरवरी 1943 में 21 दिनों का इनका उपवास था। फरवरी 1943 जेल में ही गांधी जी को कहां बंद किया गया था, आगा खां पैलेस में। तो यहां पर गांधी जी ने ना 21 दिन का उपवास किया, 21 दिन का उपवास। और जब गांधी जी ने ये उपवास किया तो जो भारत की जनता थी, जो आंदोलन कर रही थी, तो उनका जो मनोबल है और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि ये जो उपवास था ये जो ब्रिटिश सरकार थी उसके खिलाफ था। और अंग्रेज यहां पर क्या करते हैं मालूम है, जब गांधी जी ने उपवास किया ना तो अंग्रेजों ने ये बोला कि भाई ये अगर गांधी जी मर जाते हैं
ठीक है, बला टलेगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। बाकी जो भी होगा, भीड़ अगर बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाती है, बहुत ज्यादा उग्र हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जो है गोली चला चला के सबको जो है बर्बाद कर देंगे। अगर गांधी जी मर भी जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर भीड़ बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाती है, कुछ भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर गांधी जी जो है सफलतापूर्वक अपने 21 दिन के उपवास को पूरा कर लेते हैं। और जो अंग्रेज जो चाह रहे थे कि गांधी जी मर जाए तो ठीक है, वैसा कुछ नहीं हुआ। मतलब पहले क्या था ना, जो असहयोग आंदोलन हो या सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, और भी काफी समय गांधी जी ने उपवास किया था, तो उस टाइम पर ना अंग्रेजों को डर होता था कि अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो भीड़ जो है बहुत ज्यादा उत्तेजित हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइम पे थोड़ा डरती थी। लेकिन इस बार जो है अंग्रेजों ने बोला कि भाई अगर मर जाते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भीड़ अगर उत्तेजित हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, तो हम लोग देख लेंगे, संभाल लेंगे, इस टाइप से। तो यहां पर उपवास जो है समाप्त हो जाता है। और इस उपवास का ना भारतीय जनता पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा था। वो और ज्यादा मतलब वो हो गई, मतलब उत्साहित हो गई, और आंदोलन जो है ठीक ठाक से चलने लगा। तो इस वीडियो को हम लोग जो है यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि आगे जो है बताने लायक कुछ भी नहीं है। आंदोलन होते रहे, चलता रहा, धीरे धीरे जो है वो शांत हो जाता है, क्योंकि जितने भी बड़े नेता हैं सबके सब तो भाई जेल में ही बैठे हुए थे। तो कब तक जनता जो है हाथ पांव मारते रहेगी, तो चलता है। और ये जो आंदोलन है अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त करने में पूरी तरह से असफल रही थी। तो इस कारण से इस आंदोलन को हम लोग जो है असफल ही कहेंगे। जैसे कि असहयोग आंदोलन वो भी असफल रहा, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी असफल रहा। और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन, जिसका उद्देश्य क्या था, भारत से तुरंत ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करना, तो ये चीज तो भाई हो नहीं सका। तो ये आंदोलन भी जो है असफल रहा। लेकिन इस आंदोलन को कभी भी वापस नहीं लिया गया था, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग आगे, जैसे ही युद्ध समाप्त होता है, फिर काफी सारी घटनाएं घटित होती है ना, जैसे कि राजगोपालाचारी जी फार्मूला लेकर के आते हैं, फिर वेबल योजना, क्या क्या दुनिया भर की, उसको हम लोग आगे आने वाले वीडियोज में जानेंगे। तो आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।